बेटा हमने आज और टॉर्क के कुछ क्वेश्चंस की डिस्कशन करनी है, ठीक है। आ जाओ हम टॉर्क के और कुछ क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं। आज भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। लिखो पहला क्वेश्चन, अ 6 kg रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर, a 6 kg rod of length 3 meter, rod of length 3 meter is free to rotate, rod of length 3 meter is free to rotate about its hinge point O, is free to rotate about its hinge point O at one of its end, at one of its end. Find torque due to forces, find torque due to forces and angular acceleration of the rod, and angular acceleration of the rod about hinge point, about hinge point in each case shown. Find torque due to forces and angular acceleration of the rod about hinge point in each case. देखो अब मैं आपके पास 3 केसेस दे रहा हूं, ट्राई करोगे आप। पहला केस क्या है, स्टेटमेंट आपको यहां से क्लियर हो जाएगी। ये एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड के ऊपर ये एक पॉइंट है O, ठीक है, इस रॉड के ऊपर ये एक पॉइंट है O, और जो इस रॉड की लेंथ है वो लेंथ क्या है मेरे पास, बोलो 3 मीटर, है ना। वो रॉड की लेंथ कितनी है मेरे पास, बोलो बेटा 3 मीटर। और इसके ऊपर यहां पे मैंने एक फोर्स लगा रखी है, और फोर्स है मेरे पास 5 न्यूटन की। कितनी है फोर्स मेरे पास, बोलो बेटा 5 न्यूटन। आपको इस O के अबाउट टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों बतानी है। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ये दोबारा से मेरे पास एक रॉड है एंड दिस पॉइंट इज O, ठीक है, और जो इस पे फोर्स लग रही है वो ऐसे लग रही है 5 न्यूटन की। ये 5 न्यूटन की फोर्स ऐसे लग रही है विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है वो बेटा, 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। सेम लेंथ इसकी कितनी है, 3 मीटर की लेंथ है। इसी का क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या होगा आपके पास, बोलो। सॉल्व करो फटाफट। और ये अगेन दिस इज द पॉइंट O, हिंज पॉइंट आपको फिक्स किया हुआ है, और यहां से इसके ऊपर फोर्स लग रही है। पहले एक 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और 2 न्यूटन की फोर्स जो है वो हिंज पॉइंट से कितनी दूर लग रही है, 1 मीटर पे लग रही है। हिंज पॉइंट से कितनी दूर लग रही है, 1 मीटर पे लग रही है, ठीक है। एक यहां पर लग रही है इस तरीके से 10 न्यूटन की फोर्स। कितनी फोर्स लग रही है यहां पर, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। एंड एक और 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है कुछ इस तरीके से, एक और 10 न्यूटन की फोर्स कुछ इस तरीके से लग रही है, विच इज मेकिंग एन एंगल, इक्विलिब्रियम तो बोला ही नहीं है, विच इज मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री, विच इज मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ो, मैंने स्टेटमेंट लिखा दी है, बोलने से पहले स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ जी, हिंज पॉइंट जहां से उसको हैंग किया गया, जिसके अबाउट वो रोटेट कर सकता है।
टॉर्क इन ऑल द थ्री कंडीशन। क्या बेटा? निकालो निकालो निकालो, तीनों का निकालो, बिना बात किए 5 मिनट का टाइम लेके फटाफट निकालो। हाँ जी हाँ जी, टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर ही लगती होती है बेटा। फोर बाय फाइव। देखो मैं सॉल्व करता हूं, पहला पार्ट में क्वेश्चन का सॉल्व कर देता हूं, आ जाओ। देखो एक एक करके सॉल्व करो। सबसे पहला देखो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसको देखो, यहां देखो डायग्राम क्या है, इस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करेगा। सो दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान से देखो बेटा, दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहां से ज्वाइन करो और इस वेक्टर की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3 मीटर। ये वेक्टर और फोर्स दोनों कितना एंगल बना रहा है? आगे बढ़ाओगे, इट इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। मैंने आपको बार बार पढ़ाया हुआ है, क्या पढ़ाया है? दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा कहां देखना है? उसके टेल और टेल के बीच में। वेक्टर में एंगल कहां देखना? हमेशा उनके टेल और टेल के बीच में। तो ये एंगल कितना बना रहा है बोलो बेटा? 90 डिग्री। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या होता है बोलो? आर क्रॉस एफ। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? आर एफ साइन 90। आर की वैल्यू कितनी है? 3। एफ की वैल्यू कितनी है? 5। साइन 90 1। कितना हो गया? 15 न्यूटन मीटर। टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई? 15 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ में क्या बोला है? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोला इसके साथ बोलो बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां ध्यान दो, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए बी पार्ट नहीं, इसका बी पार्ट है। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला है बोलो बेटा? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो बेटा? आई अल्फा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बोला है, आप टॉर्क की इक्वेशन अगर लिखोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, किसके अबाउट बोलो? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप किसके अबाउट लिखोगे बोलो? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। बोलो यस और नो। टॉर्क मिल गया एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, कितना आ रहा है? टॉर्क की वैल्यू 15। टॉर्क की वैल्यू कितनी आ रही है? 15 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है? एक रॉड। यहां देखो, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट यहां से दोबारा क्लियर कर देता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का याद है फॉर्मूला? कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड? ml²/12। ट्यूसडे वाले दिन मैं 15 शेप ऑफ बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पूछूंगा, तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए, नहीं तो उस दिन धुनूंगा फिर। इसकी लेंथ अगर L है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर रोटेट करे, मास M अगर हो, लेंथ अगर इसकी L हो, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? ml²/12। ठीक है, कितनी होगी उसके फॉर्मूला बोलो? ml²/12। तो अब अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं, निकालना मुझे कहां से पड़ेगा? मैंने बताया था, आप जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखोगे, आप उसी एक्सिस के अबाउट क्या लिखोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपने जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखा, उसी एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, तो आपको किसके अबाउट पता है?
से दिस इज ए बी। अगर आपको ए बी के अबाउट पता है तो आपको किसके अबाउट निकालना है? सी डी के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी इज इक्वल टू, क्या कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी प्लस मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये क्या है L/2, तो ये क्या हो जाएगा L/2 का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी? ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m l स्क्वायर बाय 4, कॉमन लेके सॉल्व कर दो, क्या आएगा ml स्क्वायर बाय 3। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सॉल्व करके देख लो, ml स्क्वायर बाय 4 बाहर आ गया, 1/3 प्लस 1 सॉल्व करो, आएगा ml स्क्वायर बाय 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिल गया? ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया मुझे? इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ये मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए काम किया है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट काम किया है। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई 15। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास ml स्क्वायर बाय 3 इंटू एल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा बोलो 15 इंटू 3 बाय ml स्क्वायर 45 अपॉन मास कितना दिया हुआ रॉड का 6 और लेंथ कितनी दी हुई है 3 का स्क्वायर 9। क्या हो गया आंसर 5/6। क्या होगा यूनिट अल्फा का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा विल बी 5/6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरे फर्स्ट क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन कर दिया। दोबारा ध्यान से समझ लो, फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे इसी क्वेश्चन में हर एक पार्ट में दो चीजें पूछी गई थी। क्या क्या? टॉर्क, और दूसरी चीज क्या पूछी गई थी एंगुलर एक्सेलरेशन। सबसे पहले मैंने टॉर्क निकाल लिया, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है R×F, सॉल्व किया टॉर्क की वैल्यू मिल गई। दूसरी चीज मुझे क्या पूछा गया था अल्फा, अल्फा निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बोलो टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिवाइड कर दो, सॉल्व कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। फटाफट सॉल्व करो। सेकंड पार्ट, इसके बाद इसको नोट डाउन करके सेकंड पार्ट स्टार्ट करो। क्या बेटा? हाँ जी बिल्कुल। क्या बेटा?
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। साइन 53 आपको अप्रोक्सीमेटली पड़ेगा 4/5। कौन सा? ये वाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम भाई 4/5 ही है। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया है। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सॉल्व कर, इसको रब कर दूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, यहां सेकंड पार्ट को देखो। अब फिर से सेकंड पार्ट में ये किसके अबाउट रोटेट करेगा? ओ पॉइंट के अबाउट। कैसे पता चला? क्वेश्चन में बताया हुआ है। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास? आर, या आर है 3 मीटर आर की वैल्यू। अब ये फोर्स सर्टन एंगल पे लग रहा है। मैंने आपको हमेशा बताया है क्या, फोर्स और पॉप डिस्टेंस के बीच में क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा, क्या होगा बोलो? 5 cos 53 और ऊपर 5 sin 53। बोलो दोनों बात समझ में आ रही है? एक क्या हो गया बोलो? 5 cos 53 और दूसरा क्या हो गया बोलो बेटा? 5 sin 53। अब ये बहुत ही क्लियर है कि 5 cos 53 की वजह से ये रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि इस कंपोनेंट और इसके बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। साइन 0 कितना हो जाएगा? 0। क्यों? टॉर्क का फॉर्मूला फिर से क्या होता है मेरे पास? R क्रॉस F। तो R और इस फोर्स के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो इसके वजह से नो टॉर्क होगा। बोलो यस और नो। तो टॉर्क किसकी वजह से होगा? केवल 5 sin 53 की वजह से। क्या लिख, और इसके बीच और इसके बीच का एंगल कितना हो गया बोलो? 90 डिग्री। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास? 3। फोर्स की वैल्यू 5 sin 53 इंटू एंगल sin 90। sin 90 कितना हो जाता है? 1। सॉल्व कर लो। टॉर्क इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू sin 53 कितनी थी वैल्यू? 4/5। 4/5 4/5 है ना। तो 5 और 5 कैंसल आउट, टॉर्क की वैल्यू 12 न्यूटन मीटर। बोलो क्लियर है? यस और नो? सिमिलरली इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपसे अल्फा पूछा गया है, क्या लिखोगे बोलो? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। बोलो यस और नो? ठीक, अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसके अबाउट लिखना पड़ेगा बोलो बेटा? के अबाउट। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई? 12 इज इक्वल टू ml²/3। सेंटर के अबाउट क्या होता था? ml²/12। बोलो इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? ml²/3 इंटू एल्फा। एल्फा इज इक्वल टू 12 इंटू 3 बाय मास की वैल्यू 6 इंटू 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, क्या आ रही है वैल्यू? 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। गुरमेर तुम्हें समझ नहीं आया क्या ये बात? ml²/3 वाली बात पक्की बात है ना? थर्ड पार्ट करो सॉल्व फटाफट। थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट का जो आपके पास आंसर आ रहा है, अल्फा इज 5/9 रेडियन। अल्फा आ रहा है 5/9 रेडियन पर सेकंड आ रहा है।
और टॉर्क की वैल्यू आएगी आपके पास 10। टोटल टॉर्क आएगा 10 न्यूटन मीटर। चेक करो थर्ड पार्ट का आंसर खुद से। देता हूं, आ गया आंसर, आ गया, वेरी गुड। छोटी जाने से पहले अपने असाइनमेंट ले जाना और इरेगुलरिटीज बिल्कुल मत रखो। ब्रह्म क्या डिस्कशन हो रही है भाई? थर्ड पार्ट सॉल्व कर दूं? सही होता है बेटा, हर फोर्स की वजह से टॉर्क निकालेंगे और चेक करेंगे कौन सा क्लॉकवाइज टॉर्क है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, और फिर मैं उसी नेट टॉर्क को सॉल्व करके लिखूंगा। आ जाओ देखो बेटा, अब मैं थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करो। थर्ड पार्ट के पहले ये फिर से मेरा क्या बन गया, मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब पहले फोर्स के लिए डिस्टेंस, पहले फोर्स के लिए डिस्टेंस 1 मीटर। अच्छा, इस फोर्स के लिए आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, शायद मैंने मेंशन नहीं किया, दिया हुआ है। हाँ, दिस इज 2 मीटर, दिस इज गिवन टू यू। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज योर 2 मीटर, बिना उसके सॉल्व भी नहीं होना है ना। और टोटल लेंथ कितनी है तुम्हारे पास, 3 मीटर। तो है ना, सबसे पहले फर्स्ट टॉर्क, टॉर्क फर्स्ट, वो किसकी वजह से निकाल रहा हूं, बोलो बेटा, मैं 2 न्यूटन वाली फोर्स से, आर क्रॉस एफ, 1 इंटू 2 इंटू कॉस, सॉरी कॉस नहीं, साइन 90, साइन 91 हो गया, टॉर्क 1 कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन मीटर। बोलो। अच्छा ध्यान दो, ये टॉर्क बॉडी को किधर रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये बात सुनना सबको बहुत ध्यान से, पूरी कॉन्सेंट्रेट होके बात सुनो दोबारा। टॉर्क की डायरेक्शन वाली बात सिखा रहा हूं। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस एफ। मैंने आप सबको बोला था टॉर्क शुरू करते के साथ ही कि जैसे ही आपको टॉर्क पढ़ना हो आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो अगर आप आर क्रॉस एफ करो तो देखो क्या लगेगा, राइट हैंड थंब रूल। बात समझ में आ रही है? टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ये आर है, ये एफ है, आर क्रॉस एफ करो, थंब किधर आ रहा है, आउटवर्ड, थंब किधर आ रहा है, आउटवर्ड। आउटवर्ड टॉर्क इज टेकन एज पॉजिटिव एंड इनवर्ड टॉर्क इज टेकन एज नेगेटिव। तो अगर कभी भी कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी तो उसका टॉर्क किधर लग रहा होगा, बाहर की तरफ। और अगर कोई भी बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही होगी उसका टॉर्क किधर लग रहा होगा, इनवर्ड की तरफ। अगर कोई भी बॉडी किधर घूम रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज, पे टॉर्क किधर लगेगा, बाहर। और कोई भी बॉडी अगर क्लॉकवाइज घूमेगी टॉर्क किधर लगेगा, अंदर की तरफ। तो ये बॉडी को किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी इसकी, पॉजिटिव। बोलो, बात समझ में आ गई? तुमने सिंपल याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर बॉडी किधर घूम रही हो, एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क पॉजिटिव। लेकिन ये याद रखना, टॉर्क नेवर लाई इन द प्लेन ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर। क्यों? इट इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट। ये हम कैसे निकालते होते हैं, बोलो बेटा, बाय क्रॉस प्रोडक्ट। तो बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप इसको निकालोगे कैसे, आर क्रॉस एफ से। क्या मेरी बात क्लियर है? आ जाओ, आ जाओ यहां। ये पहले फोर्स की वजह से टॉर्क हो गया। दूसरी फोर्स, दूसरी फोर्स देखो 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन के कंपोनेंट्स ब्रेक करो, इधर क्या आ जाएगा, बोलो आपके पास 10 cos 53, और इधर क्या आ जाएगा, बोलो बेटा मेरे पास 10 sin 53। नाउ अगेन 10 sin 53 की वजह से कोई भी टॉर्क
नहीं होगा, इसकी वजह से क्या होगा, नो टॉर्क। क्यों, इट इज अलोंग इट, तो किसकी वजह से टॉर्क होगा बोलो, परपेंडिकुलर की वजह से टॉर्क होगा। तो टॉर्क 2 निकालो, क्या लिखोगे, फोर्स की वैल्यू 10, सॉरी आर, सबसे पहले आर की वैल्यू 2, 2 इंटू 10 cos 53 इंटू डिस्टेंस कितना है बोलो बेटा, सॉरी एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, sin 91, क्या हो जाएगा टॉर्क 2 बताओ, 2 इंटू 10 इंटू cos 53 की वैल्यू 3/5, 3 से 2 बार में कितना हो गया बोलो 12, और ये 12 किधर की तरफ, ये बॉडी को किधर रोटेट करेगा, ऐसे, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, डायरेक्शन विल बी नेगेटिव, बोलो क्लियर है, ये वाला फोर्स बॉडी को कैसे रोटेट करेगा, अब 10 न्यूटन की वजह से कितनी टॉर्क लगेगी, 0, क्यों, आर यहां तक आ रहा है, एंगल दोनों के बीच में कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री, दोनों का हेड और हेड लाई कर रहा है, एंगल कितना है 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, सॉरी sin 180 डिग्री इज 0, sin 180 डिग्री इज 0, तो इसकी वजह से टॉर्क की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 0, तो इसका मतलब तो नेट टॉर्क, टॉर्क नेट क्या हो जाएगा बोलो, टॉर्क 2 माइनस टॉर्क 1, ये क्या हो जाएगा -12 प्लस 2 क्या हो जाएगा -10 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है बोलो, नेट टॉर्क किधर लग रहा होगा, इनवर्ड, द नेट टॉर्क विल बी एक्टिंग इनवर्ड, मैं मैग्नीट्यूड में केवल क्या लिखूंगा 10 न्यूटन मीटर, बात समझ में आ रही है, टॉर्क केवल मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10 न्यूटन मीटर। नाउ अगेन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो यार, टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई 10, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, यस और नो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी है ml²/3, सॉल्व कर लो, कितनी वैल्यू आ रही है अल्फा की 5/9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 5/9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, नोट डाउन करो फटाफट। हाँ दिखा सकते हैं, अल्फा वेक्टर क्वांटिटी अब दिखा सकते हो नेगेटिव है, हाँ जी मैंने मैग्नीट्यूड लिखा बेटा यहां पर बस अल्फा निकालने के, ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, आप T2 माइनस T1 करोगे तो -12 प्लस, अच्छा ऐसे आप कह रहे हो, समझ आई बात की नहीं आई, केशव, पार्थ, ब्रह्म, समझ आई बात, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एडिशन से निकलता है, नहीं, बैठ के घर में करने का मौका था तुम्हारे पास, तब तुमने अंडे दिए, दिक्कत हो रही है ना, देखो केशव को दिक्कत होती थी, सॉरी पार्थ को दिक्कत होती थी, आज पार्थ ने याद रखा, ठीक है, आज देखो काम करके आया था, जो समझ में नहीं आया था वो भी करके आया है, बात समझ में आ रही है, हर्षिता कह रही है थोड़ा वेट कम करना, मैं खड़ी रहूंगी, खड़ी है मेंटेन कर रही है, हर्षिता को अच्छा नहीं लगा कि रोज मैं सर अकेले रोज खड़े रहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा हर्षिता को, है ना, पुरानी स्टूडेंट है मेरी, मेरे दर्द को समझ रही है सर के साथ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक स्फीयर है, ठीक है ना, मतलब बॉडी है, स्फेरिकल शेप की बॉडी है, और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से फोर्सेस लग रहा है,
एफ क्या कर रहा है हरजोत, पार्टी देगा? ये 2F और ये F और ये 5F। ठीक है, दिस एंगल इज गिवन टू यू, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज, बात नहीं बेटा बात नहीं, 150 डिग्री। ठीक है ना, एंड दिस पॉइंट इज O और सबका रेडियस R है, सबका रेडियस क्या है? R। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्सेस अबाउट हिंज पॉइंट O। द टॉर्क ऑफ द फोर्सेस अबाउट द हिंज पॉइंट O। आपको इस हिंज पॉइंट O के अबाउट इस पे आपने बताना है टॉर्क। फटाफट सॉल्व करो, एक क्वेश्चन आपने खुद से करना है, आपको पूरे 5 मिनट का टाइम दिया है। सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड द टॉर्क बाय द फोर्सेस अबाउट द हिंज पॉइंट O। आपको ये बताना पड़ेगा ना, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको ये बताना पड़ता है कि ये किस चीज के अबाउट सॉल्व किया गया है, यस और नो। आपको टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये चीज बतानी पड़ती है कि ये किस चीज के अबाउट दिया गया है। पूरे 5 मिनट है तुम्हारे पास। फाइंड द टॉर्क ड्यू टू ऑल द फोर्सेस अबाउट द हिंज पॉइंट O। देखो आ जाओ, देखो यहां पर कंसंट्रेट करो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आंसर नहीं आया आप ध्यान से कर नहीं रहे हो काम, कंसंट्रेट करोगे। देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे पहले कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, चार फोर्स। अब सबसे पहले सबकी पोजीशन वेक्टर बना दो। पहले फोर्स की पोजीशन वेक्टर, एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री, तो देयर विल बी नो टॉर्क ड्यू टू दिस। बोलो यस और नो। क्यों? थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री कितना होता है? 0। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यस और नो? नाउ ये एंगल 90 डिग्री है, इसकी वजह से टॉर्क होगा? होगा। इसकी वजह से टॉर्क निकाल लो, मैं हर किसी की वजह से वही सॉल्व कर देता हूं। तो टॉर्क इज इक्वल टू अगेन इट विल बी आर क्रॉस एफ। आर की वैल्यू आर, एफ की वैल्यू 2F, एंगल बार बार कॉस के लिए साइन 90। साइन 90 कितना होगा? 1। टॉर्क इज इक्वल टू R2F। बोलो यस और नो। नाउ डायरेक्शन की बात करते हैं, ये टॉर्क इसको कैसे रोटेट करेगा? इस तरीके से, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब दिस टॉर्क विल बी पॉजिटिव। बोलो यस और नो। क्लियर है? अब ये सर्टन एंगल बना रहा है, जब कोई सर्टन एंगल बनाए तो उसके हम क्या ब्रेक करते हैं? कंपोनेंट्स। अब ये 150 डिग्री है, कंपोनेंट हमेशा एक्यूट एंगल पे ब्रेक होता है। लाइन आगे बढ़ा लो, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। तो 5F का इधर क्या आ जाएगा? 5F cos 30, और नीचे क्या आ जाएगा? बोलो बेटा 5F sin 30। इसकी वजह से फिर ये यहां पे आर वेक्टर है। बोलो यस और नो। ये आर वेक्टर और ये फोर्स का कंपोनेंट दोनों किस डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन। तो इसकी वजह से नो टॉर्क ड्यू टू दिस, ड्यू टू कॉस कंपोनेंट। कॉन्सेंट्रेट करो इधर, नो टॉर्क ड्यू टू कॉस कंपोनेंट। क्यों? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
0 डिग्री, इसलिए टॉर्क की वैल्यू भी कितनी हो गई 0 डिग्री। बोलो यस और नो, यही इसका पोजीशन वेक्टर, इधर ही क्या लग रही है फोर्स। दूसरा, इसकी वजह से टॉर्क निकाली जा सकती है, यस और नो। कैसे निकालोगे इसकी वजह से टॉर्क, बोलो इसको टॉर्क 1 मान लो, इसको टॉर्क 2 मान लो। टॉर्क 2 कितना होगा बोलो फिर से बेटा, आर क्रॉस एफ। आर की वैल्यू आर, एफ की वैल्यू 5F साइन 30, और फिर एंगल कितना है इसके बीच में 90 डिग्री, साइन 90 कितना हो जाएगा 1। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या बन गया ये 5RF/2। अब ये इसको किधर रोटेट कराएगा बताओ, ये देखो R क्रॉस F किधर आ रहा होगा, इसको किधर रोटेट कराएगा, इधर रोटेट कर, बोलो यार किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो ये क्या होगा बोलो नेगेटिव। R क्रॉस F भी करो, अंदर आ रहा है, पहले से दूसरे की तरफ रोटेट करना है। आप वेक्टर का लेक्चर रिवाइज करो बेटा, मैं बार बार इसलिए बोल चुका हूं, मैं वेक्टर के पॉइंट को बार बार क्लास में डिस्कस करूंगा तो कभी सिलेबस ही नहीं खत्म होगा। मैंने आपको लेक्चर जब आपने ज्वाइन किया, मैं तब से आपको एक ही बात कह रहा हूं बार बार, आपको वेक्टर आना चाहिए। मैं क्लास में बार बार वेक्टर का पॉइंट रिपीट नहीं कराऊंगा, आप उसका अलग से क्लास लगाओ, उसका लेक्चर खत्म करो, उसके डाउट्स पूछो। आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आना चाहिए, मैं ये बहुत बार बता चुका हूं। नाउ सी, ये वेक्टर देखो, ये वेक्टर, ये फिर क्या होगा आर क्रॉस एफ, किधर रोटेट कराएगा इसको वो एंटी क्लॉकवाइज। इसकी वजह से टॉर्क का फॉर्मूला फिर क्या होगा बोलो आर क्रॉस एफ, क्या होगा आर के जगह पर आर, एफ के जगह पर एफ, और साइन 91, ये क्या हो गया आर एफ, और इसकी डायरेक्शन किधर है एंटी क्लॉकवाइज, तो इट विल बी अगेन पॉजिटिव। टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3, दिख रहा है सबको साफ साफ। ये मेरे पास यहां पर क्या आ गया, ये मैंने निकाला है किसकी वजह से 2F की वजह से टॉर्क। ये मैंने किसकी वजह से टॉर्क निकाला बोलो बेटा 5F साइन थीटा की वजह से टॉर्क, और ये मैंने टॉर्क किसकी वजह से निकाला है F की वजह से टॉर्क, और बाकी सबकी वजह से टॉर्क क्या हो गया 0। तो अब मैं क्या निकालूंगा इसके ऊपर नेट टॉर्क, तो टॉर्क नेट क्या हो जाएगा टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3। टॉर्क 1 पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, कितना है बोलो 2RF। टॉर्क 2 पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, माइनस 5RF/2। टॉर्क 3 पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, कितना RF। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 2 क्या हो गया 4RF माइनस 5RF प्लस 2RF, क्या बन गया 6 - 5 RF/2। दिस इज द टॉर्क नेट एंड इट इज पॉजिटिव, मतलब द नेट टॉर्क इज एक्टिंग आउटवर्ड। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा बोलो नेट टॉर्क इज एक्टिंग आउटवर्ड। अगर आपको इस बॉडी की शेप दी हुई होती, बात समझ में आ रही है, अगर आपको इस बॉडी की शेप दी हुई होती कि ये स्फेयर है या रिंग है, तो क्या आप इसका अल्फा भी निकाल सकते थे, बिल्कुल टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा लगा के इसका आप अल्फा भी निकाल सकते थे। फटाफट नोट डाउन करो। घर जाके दोबारा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तुमको अगली क्लास समझ में नहीं आएगी। मैंने आपको चूज करके बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं जिससे आपको टॉर्क के कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। अब आप डीपीपी भी थॉरोली अटेम्प्ट कर पाओगे या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। राइट डाउन द नेक्स्ट, नोट डाउन कर लिया सबने? राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टेशनरी यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, अ स्टेशनरी यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, m, लेंथ l, leans against a, leans against a, lean कर रहा है LEAN, leans against a
स्मूथ वर्टिकल वॉल making an angle theta with rough horizontal floor, making an angle theta with rough horizontal floor. Find the normal force and frictional force that is exerted normal force and frictional force that is exerted by the floor on the rod, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कुछ नया आपको सीखने के लिए मिलेगा इस क्वेश्चन से। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। पढ़ लिया क्वेश्चन? देखो, ये जो वॉल का सरफेस है दिस इज स्मूथ, और ये जो सरफेस है दिस इज रफ। एक सरफेस स्मूथ और एक सरफेस क्या है? रफ। और इस पे एक ऐसे रॉड रखी हुई है। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये एक ऐसे इसके ऊपर रॉड रखी हुई है, जिस रॉड का मास है m, ठीक है, या रॉड मान लो, या ऐसे कोई सीढ़ी रखी हुई है, ठीक है, जैसे रखी हुई है। अब देखो, जहां समझो, ऊपर वाला सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस रफ है। आपको नॉर्मल और फ्रिक्शन फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? नॉर्मल और फ्रिक्शन। मैं फिर से बता दूं, आप लॉज ऑफ मोशन के अपने लेक्चर को आपको छुट्टी में बोला था मैंने कंप्लीट कर लेने के लिए, नहीं करोगे, मैंने आपको सारी फैसिलिटीज दी हुई है, अवेल नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी बेटा। आप अगर हार्डवर्क नहीं करोगे, मेरे पास कोई दवाई नहीं है जो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? चलो, बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले देखो, ये सरफेस स्मूथ है, ये रफ है। अगर आप इसके ऊपर इसको ऐसे रखो तो ये कैसे स्लिप करना चाहेगा? ऐसे, यस और नो? अगर मैं यहां से एक सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ना चाहूं तो वो सीढ़ी किधर स्लिप करेगी? बाहर की तरफ। बोलो भाई, तो ये स्टेयर किधर स्लिप करना चाहता है? बाहर की तरफ। तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, दैट फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट इनवर्ड। बोलो यस और नो? ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स। यहां ध्यान दो अर्चिता, यहां की तरफ एक क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। दिस नॉर्मल रिएक्शन इज N1। इस कांटेक्ट की वजह से यहां क्या लगेगा? एक नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? N2, और इसका मान लो बीच है, पूरी लेंथ इसकी L है, और इस पे नीचे क्या लग रहा होगा? Mg। यही इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा। देखो, इस क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंगली और सरप्राइजिंगली देखो, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया हुआ कि ये क्वेश्चन रोटेशनल मैकेनिक्स का। ऐसा क्वेश्चन बैक साइड में भी घुमा कर है। एक क्वेश्चन आपको जो होमवर्क में जो आप लोगों से नहीं हुआ, ऐसा ही क्वेश्चन है, उसका ये क्वेश्चन करा रहा हूं तो वो और आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये रोटेशन का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है क्या? ना। आपसे क्या पूछा गया है? नॉर्मल और फ्रिक्शन। आपको अपने कंसेप्ट की हेल्प से ये समझना पड़ेगा कि ये किसका क्वेश्चन है? रोटेशन का क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको इसके कंसेप्ट से समझना पड़ेगा कि ये किसका क्वेश्चन है? रोटेशन का क्वेश्चन है। अब क्या ये सीढ़ी मूव कर रही है? नहीं। क्या ये सीढ़ी रोटेट कर रही है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। क्या मतलब है इसका? द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। इसका सीधा मतलब मेरे दिमाग में क्या आता है? अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा, फोर्स नेट की वैल्यू 0, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा, टॉर्क नेट की वैल्यू भी क्या होगी? 0। बोलो यस और नो? रॉड इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या होगा? फोर्स नेट की वैल्यू 0 और
टॉर्क नेट की वैल्यू भी 0। क्या क्या फोर्स लग रही है देखो, पहले इस पे नीचे कितनी फोर्स लग रही है, एक फोर्स, और ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो पहले फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। क्या लिखोगे बोलो, N1 इज इक्वल टू mg। बोलो यार। नाउ फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा, राइट हैंड साइड वाली फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्स, N2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन। खत्म। अब बात करो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, ध्यान से देखो जरा सा बेटा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए पहले मान लेता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मान लो O इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रॉड इसके अबाउट रोटेट करना चाहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुझे यहां से हर चीज का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। बोलो यस और नो। इस पूरे रॉड की लेंथ कितनी है, और ये यहां वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना एंगल बना रहा है बोलो बेटा, थीटा। तो ये रॉड की लेंथ L है, तो L का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मैं इसको रब कर दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ी विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। तो रॉड का ये लेंथ कितना होगा मेरे पास, बोलो L cos थीटा। बोलो यार। और रॉड का ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, बोलो मेरे पास L sin थीटा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू, सिखाया नहीं सिखाया यार। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बॉडी पे नेट टॉर्क की वैल्यू 0। इसका मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू, बोलो बेटा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। डाउ कॉन्सेंट्रेट करो, N2 की वजह से टॉर्क कितना होगा, 0। क्यों, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के समय पे ही है, तो वहां से डिस्टेंस कितना हो गया, 0। तो N2 की वजह से क्या हो जाएगा, 0। अच्छा N2 इसको किधर, तो 0 ही हो गया, तो क्या लिख लो N2 इंटू 0। ओके। अब देखो mg, ये ध्यान देना, L से यहां तक अगर वेक्टर खींच के लेकर आओगे, यहां से यहां तक लेंथ खींच के लेकर आओ, ये लेंथ कितनी बनती है बोलो, L/2। इसके साथ mg सर्टेन एंगल बना रहा है ना, तो mg के कंपोनेंट्स ब्रेक कर लो। इधर क्या आएगा बोलो मेरे पास, mg cos थीटा, और इधर क्या आएगा मेरे पास बोलो बेटा, mg sin थीटा। mg sin थीटा की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं होगा, किसकी वजह से टॉर्क होगा, mg cos थीटा। तो क्या लिखोगे, अच्छा ये किधर घुमाएगा देखो तो, ऐसे, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज वाली साइड पे लिख लो। क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा बोलो, mg cos थीटा इनटू कितना डिस्टेंस है, L/2। बोलो ये सुन लो। तो ये हो गया पहले एक क्लॉकवाइज का टॉर्क, ये कि यहां पर एक टॉर्क हुआ है। और देखो अब कौन सी वैल्यू बची अपने पास, N1 और फ्रिक्शन। N1 इसको कैसे घुमाएगा, देखो ऐसे घुमाएगा। बोलो यस और नो। N1 कैसे घुमाएगा इसको, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो एक मिनट, mg वाला क्लॉकवाइज था ना यार, प्लस mg cos थीटा इंटू L/2 है ना। अच्छा इधर एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ी स्पेस छोड़ के लिख लो। N1 इसको कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो N1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है, L cos थीटा। N1 को यहां शिफ्ट कर लो, इसको यहां शिफ्ट कर लो, कितना डिस्टेंस इनके बीच का, L cos थीटा। तो क्या लिखोगे इसको, N1 इंटू L cos थीटा। अब कौन बचा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको कैसे घुमाएगा, ऐसे, फ्रिक्शन की वजह से कैसे घूमेगा बोलो, क्लॉकवाइज। तो फ्रिक्शन की जगह पर, फ्रिक्शन कितना डिस्टेंस है यहां से बोलो ना, इस पॉइंट से देखेंगे फ्रिक्शन तो यहां शिफ्ट हो जाएगा। फ्रिक्शन का डिस्टेंस कितना है यहां से,